Good morning, guys. Today I am your teacher. I am a friend. I'm a guy, Neil Pandey, going to start with a new chapter, Atomic Structure. It is the first chapter of Unit Modern Physics. So let's get started. Let me open the PDF. Let's go. Now, if you want to understand this thing, whole thing, you must read along with me. So be ready with a pen and pencil. And if you want to know that thing, you will get it properly. I will give you that in the PDF form if you want. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हम आज चर्चा विषय जो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉम्स के बारे में। एटम्स होते क्या हैं? एटम्स आर द सिंगल मोस्ट स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और मैटर। सो मैं बेसिकली इसको साफ शब्दों में कहूँ तो किसी भी मैटर का, इस जो दुनिया में जो इतने भी मैटर्स हैं उसका जो भी सबसे छोटा यूनिट है उसको एटम कहेंगे। लेकिन एक कंडीशन भी है कि ये जो छोटा यूनिट है इसको इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। इनडिविजिबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको पढ़े होगा तुमने नाइन्थ में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने ये भी पढ़ा होगा कि एटम्स के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन कौन से होते हैं? याद हो थोड़ा सा? हाँ, याद आ रहा है, कुछ तो याद आ रहा है। हाँ, याद आया, ओके। सबसे पहला पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होती हैं उन्हें न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये जब हमने एटम डिस्कवर किया था तो हमको मालूम नहीं था कि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो लोग उस टाइम पे क्या कंसिडर करते थे कि जो एटम है वही सबसे छोटा यूनिट है, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कई मॉडल्स का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये अप्रॉक्स 1897 ये टाइम था, गोल्डन एरा ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आप कह सकते हो। इस टाइम पे बहुत सारे डिस्कवरीज चल रहे थे। तो सबसे पहले जे थॉमसन, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट फिजिसिस्ट, ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस ई होता है, और ई क्या है यहाँ पे? फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विच इज -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इधर लिखा है मैंने, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा माफ करना उसके लिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। आगे ये जो जे थॉमसन का मॉडल था, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे या वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। तो इसके पोस्टुलेट्स क्या थे? ये कहता क्या था? ये कहता था कि जो एटम होता है वो तो उसका शेप स्फेरिकल होता है। ये पहला इसका एजम्पशन था। दूसरा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में वो यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड होता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जैसे बीज होते हैं ना, वाटरमेलन में बीज होता है उसकी तरह एम्बेडेड होता है। समझो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर एक दो पार्टिकल्स, जैसे मैं अभी समझाता हूँ पेन लेके, ये जो चीज़ है, तो ये देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 पार्टिकल्स मेरे उंगली में जो रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करेंगे। तो जे थॉमसन के मॉडल में इसने ये कहा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो सिर्फ एम्बेडेड रहेगा और शेप स्फीयर है। अब जाहिर सी बात है इस मॉडल को हमने आज एक्सेप्ट नहीं किया है। अब जानते ही होगे कौन सा मॉडल एक्सेप्टेड है? बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल की में भी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया, इस आइडिया को पीछे रख दिया गया। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि हमने कैसे इस चीज़ में एडवांसमेंट की। तो जे थॉमसन के मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। आप सोच सकते हो हाइड्रोजन इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, ठीक है, बाय मास और बाय एनी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर से। और ये अल्फा जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जो इनके स्टूडेंट ने अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर गया। तो आगे चलते हैं, समझेगा अभी आपको। इसको थोड़ा लग रहा होगा कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, आ गया देख लो अभी यहाँ पे। तो रदरफोर्ड मॉडल और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो रुदरफोर्ड ने जब मॉडल दिया था एटम का, वो चाहते थे कि जो उनके जो गुरु हैं, गुरु मतलब उनके जो टीचर हैं, जे थॉमसन। हाँ, ये मालूम नहीं था तुमको? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। उनके स्टूडेंट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, और जो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और फिर रदरफोर्ड के स्टूडेंट जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। क्या बात है! ये बोलते हैं जब अच्छे लोगों के साथ रहते हैं
तो अच्छी चीज़ों में उन्नति होती है। अभी बात से हटते हैं और रदरफोर्ड के मॉडल पे चलते हैं। तो इसने क्या कंक्लूड किया? इसने कंक्लूड किया कि एटम में जितने भी स्पेस है वो एम्प्टी है मोस्टली, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है। अब देख सकते हो, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ। आप देख सकते हो कि एक रूबिक क्यूब है, इसमें कलर अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका एक साइड में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, एक साइड सॉल्व कर दूंगा, तो जब एक साइड का एक कलर बचेगा उसको आप समझ सकते हो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस को कहते हैं। और जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज है जो नेगेटिव है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। सॉरी फॉर दैट, लेट्स गो इन फ्रंट। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है, समझ रहे, ये सर्कल। तो बीच में जो है न्यूक्लियस है, उसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाहर जितने भी है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ये इसका कहना था। हाँ, तो फिर हम इसी की बात कर रहे हैं, तो वेट करना, थोड़ा सा माफ करना है मेरे को, मैं अगर इसमें मिस्टेक हुआ कोई तो कोई नहीं। तो ये जो रीजन जो होता था इसको न्यूक्लियस इन्होंने नाम दिया। अभी कहा था मैंने, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो न्यूक्लियर की डिस्कवरी की और इन्होंने सीधा कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो आप जान इनके इनका कहना था कि एक एटम हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करेगा और हमेशा रहेगा स्टेबल स्टेट में। तो जब स्टेबल स्टेट होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये चीज़ तो बेसिक है। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। फिर जब इन्होंने एक गोल्ड की शीट ली और उस पे लाइट अल्फा रेज को क्रॉस किया, तो इन्होंने क्या नोटिस किया, ये देखो, ये जो है हमारा गोल्ड शीट है, तो इसमें क्या नोटिस किया कि थोड़े ही पार्टिकल्स लाइक 1 in 20,000, बहुत कम नंबर में डिफ्लेक्ट हुए थे। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। ये सबसे बड़ा इसका रिजल्ट था। इसने डायरेक्टली पता है जे थॉमसन के मॉडल को एकदम से नष्ट कर दिया, कह सकते हो। कि जे थॉमसन ने सबसे पहले कहा था कि उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बट ये गलत निकल गया। तो पहला तो इसका ये था, और इसमें से बहुत थोड़े ही डिफ्लेक्ट हुए थे, बाकी सब तो इंडिवेटेड चले गए। तो ये इसके पोस्टुलेट्स थे, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक ऑर्बिट में। लेकिन जाहिर सी बात है रुदरफोर्ड के मॉडल में भी कहीं ना कहीं ड्रॉबैक थी, तभी हम आज उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कहीं ना कहीं उसमें ड्रॉबैक्स थी। तो उसमें ड्रॉबैक्स क्या थी क्लियरली देख सकते हो आप। कॉन्ट्रडिक्टेड द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को समझ आया? नहीं आएगा क्योंकि इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन है। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो थ्योरी है, जो जे मैक्सवेल ने दी थी, एक हमारे बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। उनका मानना था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, सुनना अच्छे से, कोई चार्ज्ड पार्टिकल जैसे कि ये है चार्ज पार्टिकल, अगर ये मूव कर रहा है किसी पाथ में, सर्कुलर पाथ में, किसी भी पाथ में, तो ये जब मूव करेगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, इसके अंदर जो भी एनर्जी वो रिलीज करेगा। लेकिन अगर यही ये इनका मानना था, तो ये क्लियरली इनका कहना था कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये था इनका। तो इधर अगर ये चीज़ अप्लाई की जाती तो इसका मतलब होता कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट है उसका, घूम रहा है, तो घूमते घूमते वो धीरे धीरे एनर्जी लूज करता जाएगा और धीरे 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 उसका पाथ है छोटा होता जाएगा। और एक टाइम पे इतना छोटा हो जाएगा कि वो उसका पाथ कि डायरेक्टली वो न्यूक्लियस तक कोलाइड कर जाएगा और फिर एटम नष्ट हो जाएगा। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं था। तो रुदरफोर्ड जी जो थे वो इसका एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यही इसका सबसे पहला ड्रॉबैक हो गया। इट कॉन्ट्रडिक्टेड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी, ठीक है। सेकेंड इसका था कुडंट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जाहिर सी बात है, इनके थियरी क्या, अगर मैं इनका थियरी मानना चाहूँ तो इन्होंने कहा था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, बट आया लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम मतलब हाइड्रोजन को जब एक्साइट किया था हमने एनर्जी पे, तो वो एनर्जी करने के बाद वो रेडिएट करते रहे एनर्जी में, तो छोड़ते हैं। तो उस एनर्जी से जो लाइन स्पेक्ट्रम बनी थी उसमें थोड़े थोड़े ही लाइन्स थे, ऐसे कंटिन्यूस नहीं था। तो इसको एक्सप्लेन क्यों कर नहीं कर पाई, क्यों डिसकंटिन्यूस आ रहा है, कंटिन्यूस क्यों नहीं आ रहा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये इसका सेकंड ड्रॉबैक हो गया। एग्जाम में वैसे पूछा तो नहीं जाता। हाँ, ये है सबसे इम्पोर्टेंट, मार लो इस पे 3-4 स्टार। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, इस चैप्टर के फॉर्मूले अच्छे से। सबसे पहला, सबका सबसे पहला है कि एटम है वो स्फेरिकल होगा।
एटम स्फेरिकल होगा और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके कोर या सेंटर में होगा, और जिसके अराउंड जो भी ऑर्बिट्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ये तो कुछ कुछ रुदरफोर्ड की तरह लग रहा है, बट यहाँ पे बोर ने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉर्मूला दे दिया कि एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन, और उसके अलावा किसी ऑर्बिट में मूव नहीं करेंगे और इसीलिए स्टेबल रहेंगे। तो उसका जो फॉर्मूला उन्होंने दिया, इट इज एल इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। एल इज एंगुलर मोमेंटम, आप जानते होगे, अपने रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ी होगी। तो रोटेशनल मैकेनिक्स के हिसाब से इसका फॉर्मूला एम वी आर होना चाहिए। तो एम वी आर इज एन एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ से हम सीधा कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन द ऑर्बिट्स, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन द ऑर्बिट्स हैविंग एंगुलर मोमेंटम एज इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई। यहाँ पे एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, एच की वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो जब इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में होगा, जहाँ पे उसको दिक्कत कोई नहीं है, ग्राउंड स्टेट में है, आराम से रेस्ट पे है उसको, तो फिर वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन जब बड़े ऑर्बिट्स है जिसमें हाई एनर्जी है, इसमें बहुत एनर्जी है, इसमें एकदम कम सी है, इसमें पूरी एनर्जी है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इस पे आके मूव कर जाएगा और इसमें आ जाएगा और फिर इधर स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल होने का कारण ही ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, देख रहे हो ना, तो ये एनर्जी रिलीज कर देगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा उसका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा ई। डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू। ये आइंस्टाइन की इक्वेशन से थोड़ा सा सिमिलर है, बट डेल्टा इक्वल टू एच न्यू का फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है, ये जो चीज़ थी वो एप्लीकेबल किसके लिए थी, हाइड्रोजन एटम्स की तरह, हाइड्रोजन लाइक एटम। इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन कितने प्रोटॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है, वन न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो जो हाइड्रोजन की तरह जिसमें एक एक न्यूट्रॉन होंगे, एक एक प्रोटॉन होंगे, डिफरेंस जो होगा, जैसे हीलियम का 1+, उसमें एक प्रोटॉन होगा, फिर लिथियम 2+, तो ऐसे स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल था। तो यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला ये वाला था। तो ये वाला फॉर्मूला, वैसे ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, ठीक है। तो 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, यहाँ सब क्लियरली देख सकते हो कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। हाँ, यूनिट देख लो, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है कितनी, बताओ बताओ, 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो मीटर आप लिख लेना खुद से, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि आर एन से कैसे रिलेटेड है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एन, और यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, किस ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है तो एन इक्वल टू आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में तो एन इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का भी आ जाता है इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका रिलेशन क्या है, जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एटम जितना दूर जाता जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस से, उतना उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जितना पास जाएगा उतना इंक्रीज करेगा। ये जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन मीटर पर सेकंड, देख लो यहाँ पे ऐसा यूनिट में, तो यहाँ पे कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इधर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी ज़्यादा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ई वाला, इसको भी मैं स्टार मार सकता हूँ। देखो स्टार डाला है मैंने यहाँ पे ऊपर, आप देख सकते हो, मैंने इसलिए बनाया। तो ई इज लाइक, इसका जो फॉर्मूला आएगा आखिरी में, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। तो -13.6, माइनस क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बड़े एनर्जी लेवल से छोटा एनर्जी लेवल में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज करता है, इसका मतलब जो वर्क डन है, एनर्जी, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेशन देख सकते हो कि एनर्जी एन स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट से घटता है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। ये मैंने अपने डायग्राम है, समझो, ये अपना है रेडियस, ये बीच में ये है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, समझो। इलेक्ट्रॉन पे जो इस साइड से मूव करेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर देना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ, और फिर आपको इन सब की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या देखी, जो टोटल एनर्जी होता है, अगर उसका आप नेगेटिव ले लो, -1 से मल्टीप्लाई कर, तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और जो वैल्यू आती है अगर उसकी हाफ ले लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज लाइक 2 इंटू ई, सो पोटेंशियल एनर्जी प्रॉब्ली डबल होगा। फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा तब फॉर्म होता है जब किसी भी लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं, किसी भी चीज़ से पास करते हैं, तब एटॉमिक स्पेक्ट्रा आती है, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं किसी जगह पे। तो हमने रिकॉर्ड किया था, ये ग्राफ रिकॉर्ड किया था, आप देख सकते हो क्लियरली, आपको दिखा रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। जब n इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तब एनर्जी जो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जीरो हो जाता है,
और उसके बाद नेगेटिव होते होते जाता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज़ होगी? जब यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी देख सकते हो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एन इक्वल टू 1, फिर ये घटते जाता है, घटते जाता है। फॉर्मूला देखे होगे ना? फॉर्मूला है ना आगे ऊपर, याद करो ध्यान से, ऊपर देख लेना। एक फॉर्मूला है ई का, विच इज -13.6 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, सॉरी माई मिस्टेक। तो एन कितना बढ़ेगा, जैसे 2 बढ़ा लिया, जितना बढ़ेगा उतना इसकी वैल्यू घटती जाएगी। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो। अगर आपको किसी भी दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी फाइंड करना है, तो बड़े वाले ऑर्बिट से छोटा वाले ऑर्बिट को माइनस करना है। समझो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 रखना, क्योंकि यहाँ पे छोटा वैल्यू रखोगे तब इसका जो ओवरऑल वैल्यू है बड़ा हो जाएगा, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पे आता है रिडबर्ग इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसकी वैल्यू याद कर लो रिडबर्ग कांस्टेंट की, 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला है वेव नंबर। ये न्यू नहीं है जो तुम सोच रहे हो, न्यू है, न्यू नहीं है, न्यू नॉट है। न्यू नॉट का मतलब होता है वेव नंबर, विच इज इक्वल टू 1/λ, विच इज वेव लेंथ। तो इसका इक्वेशन क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर अपॉन 1n2 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 z स्क्वायर। यहाँ पे हम हाइड्रोजन के लिए इसको 1 कंसिडर करते हैं, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला कर सकते हो अप्लाई। तो यहाँ पे n1 की जगह पे जो वैल्यू है डाल देना, बड़ी छोटी वैल्यू डालना n1 की जगह पे, n2 की जगह बड़ी वैल्यू डालना, याद रखना, क्योंकि इसका ओवरऑल वैल्यू बाद में बड़ा हो जाएगा जब, क्योंकि डिनोमिनेटर में ना, और इसका ओवरऑल वैल्यू घट जाएगा, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद आता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। ये मतलब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं कि सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका है, सबसे कम लैम्डा किसका है। तो सबसे पहले जितने भी रेज है, अगर वो इन्फिनिटी से मूव करके, जितने भी रेज है वो अगर इन्फिनिटी से मूव करके n इक्वल टू 1 में आते, कितने भी कहीं से भी, ठीक है समझो, तो वो लाइमन सीरीज फॉर्म कर जाते हैं। अगर वही इन्फिनिटी 5 2 4 3 से 2 पे आते हैं तो वो बामर बन जाता है। अगर वही n इक्वल टू 5 से आते हैं, 3 पे आते, 3 पे आना चाहिए, n 3 पे आना चाहिए कहीं से भी इन्फिनिट, तो पास्टन बनता है। सो ऑन, इसके आगे ब्रैकेट होता है, 4th लेवल पे आ जाता है, और उसके आगे फिर पी फंड होता है 5 लेवल पे, उसके आगे हम्फ्री होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताया था मैंने आगे, जो एनर्जी का डिफरेंस होता है डेल्टा ई, उसका फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, एच न्यू आता है। बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो गैप होता है जब ये आता है मूव करता है, इसका गैप जो होता है 10⁻10 सेकेंड का गैप टाइम हो जाता है इसमें। यहाँ पे इसकी थोड़ी डिटेल से ध्यान से देख लेते हैं। लाइमन का एन फाइनल जो लास्ट ऑर्बिट जिसमें आएगा वो 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, और हम्फ्री में 6 होगा। हम्फ्री मैंने कंसिडर नहीं किया, ज़्यादा आता नहीं क्वेश्चन। लाइमन यूवी रीजन में लाई करता है, ये विजिबल में रहता है। पास्टन ब्रैकेट पी फंडित तीनों IR रीजन में लाई करते हैं। ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए तो कर लेना, आपकी मर्जी है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर n इक्वल टू इन्फिनिटी से कोई इलेक्ट्रॉन मूव करके ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, या ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी जा रहा है, तो जो एनर्जी सप्लाई की जानी चाहिए वो अप्रोक्स 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, और इसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और जब n इन्फिनिटी के इक्वल होता है तब E की जो वैल्यू है, जो एनर्जी की वैल्यू है, वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, और उसके नीचे नीचे नेगेटिव होती जाती है। जब हम इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 2 पे ले जाते हैं तो फॉर्मूला कौन सी लगती है, याद करो, डेल्टा इक्वल टू एच न्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा ई लिया है, E2 माइनस E1। सो 13.6 कितना होता है ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट का होता है। 13.6 माइनस 3.4 विल गिव यू 10.2। यहाँ पे देखना आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पूछोगे पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे ले जा रहे हैं तब हम कोई वर्क कर रहे हैं, और जब किसी सिस्टम पे हम वर्क करते हैं तब उसका एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है। बाकी ये फॉर्मूला तो आपने देखा होगा, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे E1 आपने कंसिडर करना है। हाँ, जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा तब इसका मतलब हमारा होगा सेकंड ऑर्बिट। यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल में, ये गलत है। एक्साइटेड स्टेट जब फर्स्ट होता है तब इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 2 में ट्रांजिशन कर जाता है, और सेकंड में 1 से लेके 3 में ट्रांजिशन कर जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब ये एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन फाइंड करना है तो देख लेना, ये सेम फॉर्मूला लगेगा जैसा e⁻n का है, En का है, बट यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो हट जाएगा, क्योंकि इधर हम काम कर रहे हैं, वर्क डन इज पॉजिटिव। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। तो इधर आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर की जाती है
किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम मेटल से उखाड़ के फेंक देना चाहते हैं, जो मिनिमम वर्क हमको करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सेम विद एक्साइटेशन एनर्जी, बट इसमें डिफरेंस ये थोड़ा सा है। ये एनर्जी रिक्वायर होता है कि जब हम उसको उखाड़ के फेंक तो नहीं रहे, लेकिन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में शिफ्ट करवा रहे हैं, तब उसको एक्साइटेशन है। बाइंडिंग एनर्जी, ये आपने मेरे हिसाब से न्यूक्लियर लेसन में भी पढ़ा होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का सीन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का ये सीन है कि जो ये एनर्जी रिलीज कब होती है पता है? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ मिलकर एक एटम बनाते हैं। तो जब ये एटम बनाते हैं तो एनर्जी एक्स्ट्रा वो रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी एक्स्ट्रा रिलीज होती है, इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। आप रीड कर सकते हैं, एनर्जी रिलीज व्हाइल फॉर्मिंग ऑफ एन एटम, दैट इज न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय एन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसके बाद इसका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का अपना, एक्स रेज। एक्स रेज का सोर्स क्या है? एक्सेलरेटेड चार्ज। सेकंड है बॉम्बार्डमेंट ऑफ अ मेटल टारगेट। यहाँ पे हम मेटल टारगेट ले लेते हैं, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्चार्ज करवाते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज लगाते हैं। ये क्या करता है एक्सेलरेटेड चार्ज? जब मेटल है टारगेट, ठीक है, क्या करेगा? इस मेटल के टारगेट पे एक इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं, देखो 3-4 इलेक्ट्रॉन्स लगे, देख लो। ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा कोई, ट्यूब से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे खड़े हैं, ये आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के खुद इसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। आप देख सकते हो रिप्लेस हो गए, तो रिप्लेस कर जाएंगे। इसीलिए एक्सरेज की जो पेनिट्रेटिंग पावर है बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली आर पार निकल जाती है और बहुत पावरफुल रेज में आ जाती है ये। इसकी प्रोडक्शन कैसे करते हैं? थर्माइनिक एमिशन। आप देख सकते हो इसका सेटअप, आप देख सकते हो ये जो है, इस चीज से हम इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये मेटल टारगेट पे जाता है, और ये मेटल टारगेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहले से ही, इसको बाहर फेंक देता है, और ये खुद इसमें आके घुस जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज, रेडिएशन रिलीज होती है, वो एक्सरेज के फॉर्म में निकल आती है। हाँ, इस प्रोसेस में क्या है, बहुत टेम्परेचर हाई होता है और हाई वोल्टेज होता है, और हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम यहाँ पे कोल्ड वाटर का सप्लाई दे देते हैं ताकि बैलेंस हो जाए। हाँ, हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस, आप देख ही चुके हो गए अभी। इसकी हाई पावर, पेनेट्रेटिंग पावर होती है, आप जानते ही होगे, हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक्स में यूज होती है ये, हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स में यूज होती है। अब इसका ग्राफ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ग्राफ इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ग्राफ देख सकते हो, एक सर्टेन कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू है, उसके बाद ही हम एक्सरेज का देख सकते हैं कुछ ऑकरेंस हो रही है इंटेंसिटी में, तो इसको हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ है, दिख रहा है। फिर इसका ग्राफ है, ऊपर जाता है अचानक अचानक से, पिक्स लेने लगता है, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाता है। जहां जहां पे शार्प पिक्स दिखते हैं, इधर जो वेवलेंथ की होते हैं ना वैल्यूज, उसको नोट कर दिया जाता है, और इनको मिल के क्या कहा जाता है? कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ। तो इसका जो लैम्डा का रेंज होता है 1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमको किसी भी एक्सरे का मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। हाँ, ग्राफ में शार्प पिक्स होते हैं, और इसका कारण यही है कि इसमें एक्सेलरेटेड वोल्टेज इलेक्ट्रॉन फेंके जा रहे हैं अचानक अचानक से, तो वो चेंज आपको देखने मिलेगा इंटेंसिटी में। तो ये जो वेवलेंथ होती है, इसको करस्पॉन्ड करने वाली, उन्हें कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ कहते हैं। हाँ, अब इसका ग्राफ देख सकते हो, के शेल जो सबसे फर्स्ट है, फिर एल है, फिर एम है। जब किसी भी शेल से, समझो एन इन्फिनिटी शेल से के में आएगा, के में, तो इसको के अल्फा कहा जाएगा। अल्फा तभी कहा जाएगा जब एल से के में आएगा, ठीक है? अगर वही सेम चीज एम से के में आती है तो के बीटा बन जाएगा। वही चीज अगर एन से लेके के में आ जाए, तब उसको कहा जाएगा के गामा। सेम अगर एल शेल में आती है, तो थोड़ा सा इधर ऑर्डर चेंज हो जाता है, नहीं होता मेरे हिसाब से, सेम ही है, मैंने ड्रॉ कर दिया थोड़ा सा, कुछ नहीं। अगर एम से एल में आती है तो एल अल्फा, अगर एन से एल में आती है तो एन एल बीटा, और फिर अगर ओ से एल में आती है तब के एल गामा। अगर मैं इसको कि ओ के भी अगर कोई शेल है, अगर उसे लेके आऊँ, तो ये क्या बन जाएगा? एल डेल्टा बन जाएगा, ठीक है? इजी चैप्टर है, बहुत टाइम इसमें लगने वाला नहीं है, खत्म ही होने वाला है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचा है अपना, मोजलीज इक्वेशन। ये ये जो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो वेवलेंथ है, ये किस पे डिपेंड करती है? मेटल टारगेट। अगर मेटल टारगेट मेरा अच्छा क्वालिटी का है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, जैसे मेटल्स अच्छा, अगर रिएक्टिव मेटल्स ले रखा है हमने, तो तो अच्छा रहेगा।
सो मोजलीज इक्वेशन ये इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसने मोजली ने क्या किया, ये हेनरी मोजली जी वही इंसान है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया था और टेबल भी दिया था। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी सीरीज थे ना, इनका ग्राफ एक प्लॉट कर दिया एक, ठीक है। और इन्होंने ग्राफ प्लॉट करते वक्त एक चीज क्या पाई पता है, एक इनको इक्वेशन मिल गई इस ग्राफ को यूज करके। तो इन्होंने क्या कहा, रूट ऑफ वी, रूट ऑफ वी, बिल्कुल गलत, रूट ऑफ वी नहीं, रूट ऑफ न्यू। सो रूट ऑफ न्यू गिव्स अस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड और यहाँ पे ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये इक्वेशन है मोजलीज इक्वेशन, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी इतना इतना स्कोप नहीं है इस चीज का। तो देख सकते हो यहाँ पे मोजलीज इक्वेशन ये है, रूट ऑफ न्यू मतलब जो अपना न्यू है वेवलेंथ, उसका जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जहाँ पे ए और बी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं और जेड इज योर एटॉमिक नंबर। तो ये इनका बीच का जो रिलेशन है वो लीनियर है, मतलब अगर आप ग्राफ इसके बीच में प्लॉट करोगे तो एकदम लीनियर ग्राफ बनेगा इनके बीच में। फिर इसका बाद लास्ट है कि गामा रेज क्यों फॉर्म होते हैं। गामा रेज इसलिए फॉर्म करते हैं, समझो मैंने एक बैटल डिटेक्टर से इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फेंके हैं, ये इलेक्ट्रॉन देखो ये है, और ये मेरे पास पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और ये हाई स्पीड पे आ रहा है, एक्सेलरेटिंग चार्ज है, और ये मेरा एकदम स्टेबल सा बंदा है। ये क्या करेगा देख, पता है, यहाँ पे आएगा, फास्ट आएगा, फिर इसको निकाल देगा और फिर रिप्लेस कर देगा खुद को इस ऑर्बिट में। आप देख सकते हो खुद इसको ऑर्बिट, इसने अपने आप को रिप्लेस कर दिया। तो इसी कारण जब ये जो इलेक्ट्रॉन फेंका गया है बाहर, ये देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर फेंका गया था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर फेंका गया था, ये क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी, और यही जब एनर्जी हम रिलीज करते हैं तब इसको गामा रेज की तरह देखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा हाई पेनिट्रेशन के अंदर, गामा रेज नहीं, एक्स रे, सॉरी माफ करना, एक्स रेज है। ये बहुत हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, वो तुम्हारे शरीर के आर पार जाते हैं, बस बोन्स के आर पार नहीं जाते, इसीलिए इनका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक में हो जाता है। और इनका प्रोडक्शन का मेन कॉज है एक्सेलरेटेड चार्ज ऑन, एंड इट इज डन बाय बॉम्बार्डमेंट ऑफ अ मेटल टारगेट। ये थर्माइनिक एमिशन के अंदर अंदर होता है बस। So guys, I think it's the end of this chapter. I hope you like this chapter. One shot I would say, अच्छा मजा आया, मेरे को मजा आता है पढ़ाने में, आपको मजा आता है सुनने में। Let's go bye. So I would like to say that this chapter is good. Let's complete modern physics in the next video. I will be making a video on semiconductors. Be sure, make sure you are going to be there. Till then, uh, till then, peace out. Till then, peace out.